जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स on the aid and advice of the council of ministers in the state। कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है। ये संविधान कहती है। गवर्नर यह भी कर सकता है कि कोई विधेयक को वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट्स के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि एक गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे। वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का।
दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। दैट ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिज्जू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी। अब तो इतने जज हैं, 2 ही जज से फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना। 2 जज फैसला करें सारे देश को मानना पड़ता है, 3 करें सारे देश को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको याद है जब इंदिरा जी के इलेक्शन का फैसला आया और उनको अनसीट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला आया कि स्टे क्या देना चाहिए। किस जज का फैसला था? एक जज का, जस्टिस कृष्णा अय्यर, याद है आपको? तब धनखड़ जी सब ठीक था, क्योंकि अब 2 जज का फैसला है वो गलत है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। बट कृष्णा अय्यर का फैसला बिल्कुल ठीक था, वो तो एक जज थे। तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं पब्लिक डोमेन में? मुझे तो, मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मालूम है और सब देश को मालूम है कि जो हमारी लोकसभा है, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बीच में होती है। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी, स्पीकर ऑफ द हाउस। और वो वोट भी नहीं करते किसी बिल पे। वोट तभी होती है जब टाई हो, उस सिचुएशन में द स्पीकर कैन, बट ही मे वोट ऑन एनी साइड। यही मामला चेयर अपर हाउस का है। यू आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, and everything that you say must be equidistant from that. No chairman, no speaker can be the spokesperson of a party. ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं, but no speaker in principle can be the spokesperson of any party. और अगर ऐसा लगता है तो फिर वो चेयर की गरिमा कम हो जाती। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से काम हो। अभी धनखड़ जी कहते हैं देखिए इतनी डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट में। वो मुझे याद है सुषमा स्वराज जी जब और अरुण जेटली जी जब डिसरप्शन करते थे तब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। तब तो जेटली साहब कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये तो मतलब कि देखिए ऐसा है, जब आपके प्रेसिडेंट जी स्पीच पढ़ती हैं पार्लियामेंट में शुरुआत के सेशन में, तो स्पीच कौन लिखता है? प्रेसिडेंट लिखता है या लिखती हैं? स्पीच तो कैबिनेट लिखती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं ना। जो भी वक्तव्य देना हो एज अ गवर्नमेंट, हर चीज पे साइन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ये हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर आपको कोई तकलीफ भी है किसी फैसले से तो उसको रिव्यू कीजिए। उसकी रिव्यू एक तरीका है ना, रिव्यू डालिए। अगर रिव्यू ठीक नहीं होता तो आगे भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आप एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से।
एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से, ये भी आपको रास्ता है। और अगर इनके पास तो बड़े बड़े वकील, ऐसे काबिल वकील हैं जो हम बता देंगे इनको क्या क्या करना, क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा वक्तव्य देना कि अब आर्टिकल 142 is nuclear missile. What was a nuclear missile was नोटबंदी, not 142. कि आपने सारी समस्या खत्म कर दी, लोगों की आर्थिक समस्या में गरीब लोग के पास पैसा नहीं रहा, कि तब तो कोई तकलीफ नहीं किसी को हुई। और साथ में आपने और कुछ बड़ा कुछ कह दिया। आपने अपनी स्पीच में 1982 की बात की, 84 की बात की। आपने अपनी स्पीच में 1984 की बात की, 2002 की तो नहीं की। आपने इमरजेंसी की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिसकी एडीएम जबलपुर ने जिसको अपहोल्ड किया। आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तो बात ही नहीं की। ये भी तो इमरजेंसी चल रही है ना। आपने जिस तरह से संस्थाओं का कब्जा हो रहा है उसकी बात नहीं की। जिस तरह से एक पब्लिक, मतलब के बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दे? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। फिर आपने एक और अजीब सी बात की। आपने कहा कि जो 14-15 मार्च को किसी जज के घर पे कुछ हुआ, तो उसके पास हमें सुप्रीम कोर्ट में से ऐसी खबर मिली है, यह आपने कहा। रिलायबल सोर्सेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के बताया गया, उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अभी आप तय करोगे वो एफआईआर करना। वो भी एक 5 जजेस का फैसला है वीरास्वामी का, कि एफआईआर तभी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैंक्शन देगा। तो उस फैसले को नहीं आप मानते? अभी जो फैसले हो चुके हैं उनको मानते नहीं, जो क्योंकि आप सोचते हो कि वो गलत हैं, और जो आप सोचते हो सही हैं क्योंकि सरकार वो ऐसा चाहती है, तो वो सही है।